अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम में से बहुत से लोग हर साल गर्मी में समंदर की सैर को ज़रूर जाते हैं। अहले कराची की खुशकिस्मती है कि यहाँ काफ़ी सारे बीचें हैं जहाँ ख़ास तौर पर जून जुलाई में बेइंतहा रश होता है। हमारी फैमिली ने भी पैकनिक प्लान कर ली। बहुत अरसे बाद पैकनिक का प्लान बना था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे, इस बात से बेखबर कि ये पैकनिक हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। मेरे लिए तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मेरे छोटे मामू की बेटी वानिया, जो आज मेरी वाइफ है, उस वक्त मेरी मंगेतर थी, वो भी आ रही थी। मेरी और वानिया की मंगनी 6 माह पहले हुई थी। 15 जून का दिन तय हुआ। उस दिन वानिया का बर्थडे भी था। सब लोग हमारे घर रात को ही जमा हो गए थे। हमने रात वानिया की बर्थडे का केक भी काटा। मैंने उसको गिफ्ट कल बीच पर देना था। सब देर तक जागते रहे और सुबह जल्दी उठ गए। 20 लोगों का यह काफिला सुबह 7 बजे हॉक्स बे के लिए रवाना हुआ। पठान के होटल से नाश्ता करके और रास्ते से देग उठाकर हम अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। 9 बजे हम साहिल पर पहुंच चुके थे। चांद की चढ़ती तारीखें थीं। पानी अभी से ही बिफरा हुआ था। आज मौसम सुबह से ही अबरआलूद था। खूबसूरत मौसम में पैकनिक का लुत्फ दोबाला हो जाता। हम सब कज़न ही आए थे। सिर्फ एक आज़म भाई थे जो हम में सबसे बड़े थे और ग्रुप लीडर भी वही थे। सबसे पहले आज़म भाई ने हिट पर सारा सामान उतरवाया। हिट जो बिल्कुल साहिल से नज़दीक था। बहुत अच्छा तो नहीं था तो बहुत बुरा भी नहीं था। अंदर से तो भोतियाँ घर लग रहा था। ये दीगर हिट से दूर होने की वजह से सस्ता मिल गया था। ये आज़म भाई ने ही बुक करवाया था। कम पैसों में काम करना वो अपना कारनामा समझते थे। हिट के साथ ही बाहर की तरफ एक सिटिंग एरिया बना हुआ था। उसका आउटलुक अच्छा था। हम सब जल्दी जल्दी सामान रखकर समंदर की तरफ चल दिए। वानिया और मैं जबे कपड़े तब्दील करने अंदर चली गईं। मैं जबे तो आ गई लेकिन वानिया नहीं आई। मैंने मैं जबे से पूछा, वानिया कहाँ है? उसने लापरवाही से कहा। वानिया ने मुझे कहा, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। हिट बिल्कुल सामने ही था, लेकिन फिर भी मुझे फिक्र हो गई। मैं भी उस तरफ जाने का सोच ही रहा था कि सामने से वानिया आती दिखाई दी। वो आकर खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। मैं कल से उसको गिफ्ट देना चाह रहा था। ये मुनासिब वक्त था। मैंने जेब से ब्रेसलेट निकाला। ये चांदी का ब्रेसलेट मैंने बहुत दिल से उसके लिए लिया था। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे जानती ही ना हो। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने बगैर कुछ कहे ब्रेसलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने वो मेरे हाथ से ले लिया और बना कुछ कहे उसको अपने हाथ में पहनती मेरे कज़न की तरफ चली गई। जाते जाते उसने मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट मैं आपको बता नहीं सकता क्या थी। आप उसको एक मकरूफ मुस्कुराहट कह सकते हैं। मैं जैसे अपनी जगह जम गया। क्या ये मुझसे कोई मजाक कर रही है? हमारा बचपन का साथ था। मजाक और छेड़छाड़ चलती ही रहती थी। वानिया ऐसा कर तो सकती है? पानी की तेज़ लहर आकर टकराई तो मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। मैं उसकी वो मुस्कुराहट भूल गया और हम लग गए इंजॉय करने में। आज़म भाई हम पर सख्त नज़र रखे हुए थे कि पानी में ज़्यादा अंदर नहीं जाना। हम लोग किनारे पर ही थे। बिफरी हुई मौजें आती और हमें उठाकर फेंक देती। हल्की हल्की सी फुवार शुरू हो गई। हमारे अतराफ में एक मलंग घूम रहा था। मेरी उस पर नज़र पड़ी। सब्ज जुब्बा पहने, गले में रंग बिरंगी मोतियों की माला लटकाए, सिल्वर का प्याला पकड़े, कभी आगे जाता कभी पीछे जाता। पता नहीं क्या बेचैनी थी उसको। हमारे साथ ख़वातीन थीं। मुझे ये बंदा सही नहीं लगा, ना ही उसके देखने का अंदाज। अजीब सी नज़रें थीं उसकी। फिर मैंने देखा वो वानिया को घूरे जा रहा है। मेरे खून ने जोश मारा। मैंने जाकर उसको 2 थप्पड़ जड़ दिए। ये मेरी गलती थी। मैं आज भी उस गलती पर शर्मिंदा हूँ। आज़म भाई और दूसरे लोग भी फ़ौरन आ गए। वो फ़कीर गज़बनाक नज़रों से मुझे घूरता हुआ हाथ हुआ में लहराता लोगों के रश में गायब हो गया। आज़म भाई मुझ पर नाराज़ होने लगे। क्या ज़रूरत थी हाथ उठाने की? वहाँ का कोई मकामी बंदा भी आ गया। उसने कहा, साहब जी,
یہ اللہ لوگ بندہ ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اطمینان عارضی ہے۔ ہم لگے ہوئے تھے پانی کے ساتھ کھیلنے میں۔ وانیا بھی میرے کزن کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد مڑ کر مجھے دیکھتی۔ اب میں بھی اس چیز کو انجوائے کر رہا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتی، میں اس کو تنگ کرنے کے لیے عجیب طریقے سے مسکراتا، جیسے وہ مسکرائی تھی، لیکن اب وہ سنجیدہ تھی۔ یہ کھیل پتہ نہیں کتنی دیر اور چلتا رہا۔ اعظم بھائی نے کہا بھی کہ اب ہٹ میں چلتے ہیں، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ 12 بجے تک پانی بہت زور پکڑ چکا تھا۔ اچانک ایک ایسی زوردار لہر آئی، سب لوگ ہی اس میں گھر گئے، کوئی کہیں گیا اور کوئی کہیں۔ جیسے ہی پانی کا زور ٹوٹا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وانیا ان میں کہیں نہیں تھی، وہ میرے سامنے ہی تو تھی۔ میں نے اس کو دیوانہ وار آوازیں لگانا شروع کر دی، اور باقی لوگ بھی وانیا کو پکارتے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کیا وہ پانی میں بہہ گئی؟ دور بفرے سمندر میں ہمیں وہ کہیں نہیں دکھ رہی تھی، کیونکہ ہمارا ہٹ دوسرے ہٹ سے فاصلے پر تھا، تو یہاں لوگ بھی نہیں تھے۔ تاحت نظر بس پانی ہی پانی تھا جو شور مچاتا۔ ہمارے دل بہت تیز دھڑک رہے تھے۔ میرا تو دل بیٹھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ ایک دم بارش تیز ہو گئی۔ خواتین نے تو اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اعظم بھائی اور ہم سب خواتین کو لے کر ہٹ کی طرف آ گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وانیا گئی تو کہاں گئی۔ بارش بہت تیز ہو گئی تھی۔ ہم لوگ برے حال میں ہٹ میں داخل ہوئے، اور جب اپنے موبائلز نکالے تو سگنلز نہیں تھے۔ بارش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک گل کے چیخنے کی آواز سے سب اچھل پڑے۔ وہ آواز اندر سے آئی تھی۔ ہم سب بھاگ کر وہاں گئے۔ سانس رک سی گئی۔ اگلے پل ہی شکر کا سانس لیا۔ وانیا کمرے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ان سوالات سے اہم یہ بات تھی کہ اس کو ہوش میں لایا جائے۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، بس بے ہوش تھی۔ گل، سائمہ سب اس پر پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ جب اسے سوال کیا گیا کہ وہ یہاں کیسے آئی تو وہ بس ہماری شکل دیکھنے لگی۔ اعظم بھائی نے کہا ابھی اس کو چھوڑ دو، گھر جا کر پوچھ لینا۔ باہر موسم بھی اچھا نہیں تھا، ابھی دن کے 2 ہی بجے تھے۔ بارش کی وجہ سے ماحول میں اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ فی الوقت یہی طے ہوا کہ کھانا یہیں کھا لیا جائے۔ اب جب کھانا لگا تو ہم سب نے جو دیکھا، ہم اپنا کھانا ہی بھول گئے۔ منظر ہی عجیب تھا۔ وانیا تیزی سے آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئی، ڈھیر ساری بوٹیاں اپنی پلیٹ میں نکال لی اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے بس وہ بوٹیاں کھا رہی تھی۔ اس کے کھانے کا انداز بہت ہی وحشیانہ تھا۔ ساری لڑکیاں ڈر کر ایک سائیڈ ہو گئیں۔ ہم تمام لڑکے بس حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وانیا تو اتنی نزاکت اور نخروں سے کھانے والی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھوں نے وہ بریسلٹ بھی نہیں تھا۔ سب دم سادے وانیا کو دیکھ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی اس کو روکنے یا ٹوکنے کی۔ جب پلیٹ اور ڈش میں بوٹیاں ختم ہو گئیں تو وہ تیزی سے دیگ کے پاس گئی۔ اعظم بھائی جو دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہٹا کر خود بڑی مہارت سے چن چن کر پلیٹ بھر کر بوٹیاں نکالی اور پھر بیٹھ گئی۔ میری تو اب بس ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھ کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اعظم بھائی نے روک دیا اور اشارہ کر کے ہم سب کو باہر آنے کو کہا۔ وانیا مگن تھی۔ ہم سب آہستہ آہستہ باہر آ گئے۔ میں بھی دل پر پتھر رکھ کر باہر آ گیا۔ اعظم بھائی نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، باہر سے کنڈی بھی لگا دی۔ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تیز برستی بارش اور سمندر کا شور۔ اعظم بھائی کی بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم یہاں بری طرح پھنس گئے۔ وانیا صحیح نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے وانیا کو؟ میں نے تیز آواز میں اعظم بھائی سے پوچھا۔ دیکھو حسن، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ عدیل اور تم میرے ساتھ چلو۔ ہم آس پاس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ 3 بج رہے ہیں۔ شام سے پہلے کسی بھی حال میں یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ باقی لڑکے یہی رہیں گے۔ گاڑی میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، تم لوگ خواتین کو کھلاؤ اور دروازہ نہیں کھولنا۔ سب کو ہدایت دیتے اعظم بھائی مجھے اور عدیل کو لے کر آگے کی طرف چل دیے۔ جن لوگوں کے ہٹس تھے ہمیں وہ مقامی لوگ کچھ فاصلے پر ہی مل گئے۔ اعظم بھائی نے ان کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لیے آگے کی طرف آ گئے۔ وہ ہمیں جس جگہ لائے
वहाँ कुछ मकामी लोग बैठे हुए थे। एक तरफ कोने में वो मिलंग सर झुकाए बैठा था। उसको देखकर मुझे वाकई बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उन लोगों ने सारा माजरा सुनकर यही कहा, इस बाबा से बात कर ले, ये आपकी मदद कर सकता है। हम तीनों उसकी तरफ गए। हमारी आवाज़ें देने पर भी उसने सर ना उठाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मुझे वसवसे आ रहे थे, पता नहीं वानिया का क्या हाल होगा। फ़कीर बस उंगली से ज़मीन पर नक्शो निगार बनाने में लगा हुआ था, जैसे उससे दिलचस्प कोई काम ही नहीं। आज़म भाई ने मुझे इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर उस फ़कीर के पांव पकड़ लिए, उससे माफ़ी मांगने लगा। मेरी हालत अब गैर हो रही थी। उस फ़कीर ने मुझे देखा और पास खड़े एक आदमी से अपनी ज़बान में कुछ बोलने लगा। उस आदमी ने हमें बताया, ये बाबा कह रहा है वो यहाँ घूमती रहती है, वानिया के रूप में, तुम लोगों के साथ थी, वो किसी का भी रूप धार सकती है, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। उसने अपने मेले कुचैले थैले से एक माला निकाल कर दी। ये पहना देना इस लड़की को और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो बच जाओगे। बोलते बोलते वो मुझे घूरने लगा। उसने अपने थैले से एक सब्ज़ रंग के कपड़े की पट्टी निकाली और उसको मेरे दाएं बाजू पर बांध दी। वो तेरे पीछे लग गई है, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, दोबारा यहाँ कभी ना आना। ये कहकर वो फ़कीर वहाँ से उठा और तेज़ तेज़ कदमों से चला गया। वहाँ मौजूद आदमी ने हमें सारी बात समझाई। जो ये कह रहे हैं वही करें, देर ना करें। हम तेज़ी से वापसी को भागे। बारिश अब हल्की हो गई थी। वहाँ पहुँचे तो अजब मंजर था। वानिया अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, कभी रोती कभी हंसती। वो खाना मांग रही थी और दरवाज़ा पीट रही थी। सब लोग डरे सहमे एक तरफ बैठे थे। अब वानिया को बाहर निकालकर ये माला पहनानी थी। मुझे कोई डर नहीं था, सिर्फ वानिया की फ़िक्र थी। मैंने आज़म भाई को कहा, दरवाज़ा खोले, मैं उसको माला पहना दूंगा। अब वानिया की आवाज़ आना बंद हो गई थी। आज़म भाई ने दरवाज़ा खोला। हम सब सिटपटा गए। वानिया कमरे में दुख नहीं रही थी। घबराकर मैं और आज़म भाई तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए। वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। अचानक सामने आकर उसने आज़म भाई पर हमला कर दिया। बाहर खड़े लोगों की तो चीखें निकल गईं। वो इतनी ताकतवर थी कि 10 लोगों को भी पिछाड़ दे। मैं बहुत तेज़ी से आगे आया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको माला पहनाई। फिर जैसे वो ठंडी हो गई और निढाल होकर गिर गई। सब लोग अब भी उसे डर रहे थे। मैंने वानिया को उठाया और बाकी सब ने सामान। गिरते पड़ते शाम 6 बजे वापसी का सफ़र शुरू हुआ। हर बंदा निढाल था। भूख और खौफ के साए नाच रहे थे। ये शुक्र था कि बारिश थम गई थी। हम बस उस इलाके से निकलना चाह रहे थे। मेरे दिल को इत्मीनान था कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। आबादी में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वानिया को होश आ गया। उसको कुछ याद नहीं था। बारिश की वजह से रास्ते बहुत ख़राब थे। हम रात 11 बजे घर पहुँचे। वो सफ़र जब शुरू हुआ तो सब चहक रहे थे और जब वापसी हुई तो सबकी जान पर बनी थी। कई लोगों को उल्टियाँ लग गईं। वानिया ने भी खूब उल्टियाँ की। बाकी लोग घर आकर हफ्ता भर बुखार में पड़े रहे। लेकिन आज 4 साल बाद भी अक्सर ख्वाब देखता हूँ कि मैं वानिया के साथ उसका हाथ पकड़े साहिल पर टहल रहा हूँ। वानिया के हाथ में वही ब्रेसलेट है और वो मुझे बुला रही है। मैंने रूहानी इलाज भी कराया। कुछ अरसे तो सब ठीक हो जाता, लेकिन फिर वो ख्वाब दोबारा आने लगते। वानिया को तो क्या, किसी को भी नहीं पता कि मैंने उसको ब्रेसलेट दिया था। बस ख्वाब ही तो है। लगता है ये ख्वाब ताहियात आता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।